शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। ज़रई क़वानीन पर किसान आर पार की लड़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। किसान एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए भी पुरज़्म नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आइंदा की हिकमत अमली वज़ा करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग है। ये मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू होना है। इस मसले पर जारी तातुल के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि वो वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की बातों को ध्यान से सुने। ज़रई क़वानीन पर एहतजाज, मुजाहरों और मुबाहिसों के बीच बीजेपी अवाम के बीच जा रही है। पार्टी इन क़वानीन की तशहीर करेगी और इसके लिए मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल का इनेकाद आज से ही किया जाएगा। पार्टी मुल्क भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपाल करेगी। दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर अड़े हैं। किसान ज़रई क़वानीन वापस लेने से कम पर मानने को तैयार नहीं, जबकि मरकज़ी हुकूमत क़वानीन में तरमीम के हक़ में तो है, लेकिन उसने साफ कर दिया कि क़वानीन वापस नहीं लिए जाएंगे। और ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में अदाकार धर्मेंद्र आगे आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है। धर्मेंद्र ने लिखा कि किसान भाइयों का दर्द देखकर मैं बेहद दुखी हूं। हुकूमत को किसानों के लिए जल्दी कुछ करना चाहिए। राज़ीन, आपको बताएं कि किसानों की अहम मीटिंग होना है। ज़रई क़वानीन पर किसानों के एहतजाज जारी है और एहतजाज में शिद्दत लाने की भी तैयारियां ये किसान कर रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसान अपने एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए पुरज़्म है और बाकायदा इसके लिए हिकमत अमली भी वज़े की जा रही है। इसी सिलसिले में अब से कुछ ही देर बाद एक अहम मीटिंग होना है। जिस तरह से हमारे साथी रवि मिश्रा लगातार हमें सुबह से अपडेट दे रहे हैं और उन्होंने कुछ किसानों से बात भी की थी। किसानों का यही कहना है कि आइंदा वो अपना जो एहतजाज है उसमें किस तरह से शिद्दत लाएंगे, उनकी क्या हिकमत अमली रहेगी, बातचीत के लिए उनका क्या मौक़िफ़ रहेगा, इन तमाम बातों को तैयार करने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। और इस सब के बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किसानों ने अपना एहतजाज शदीद कर दिया है। हालांकि दिल्ली में मौसम भी सर्द होता जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद किसान अपने मौक़िफ़ पर अड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो किसान एहतजाज में शिद्दत लाने के लिए पुरज़्म हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनकी जो अहम मीटिंग होने वाली है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है कि इस मीटिंग में क्या कुछ अहम मामले ज़ेर बहस आ सकते हैं, किस तरह से किसान आगे की हिकमत अमली जो है वो तैयार करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि सियासी पार्टियों को, सियासी लीडरान को इस पूरे एहतजाज से अलग रखा गया है। हालांकि हमने लगातार देखा कि इस पर सियासी बयानबाजियाँ भी खूब हुई, ट्विटर वॉर भी लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में किसानों का कहना यही है कि वो अपनी इस लड़ाई को सियासत की नज़र नहीं करना चाहते। उनकी जो कुछ मांगे हैं वो चाहते हैं वो सरकार तक पहुँचे। उधर सरकार लगातार कहती रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपील की कि वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की बातों को ध्यान से सुना जाए। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर जो किसान हैं वो अपने मुतालबे पर अड़े हुए हैं और रोज़ बरोज़ उनका जो एहतजाज है वो शदीद होता जा रहा है। हमारे साथी हमारे साथ रवि मिश्रा लगातार सुबह से तमाम तर अपडेट दे रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने किसानों से बात की तो तमाम लोगों का यही रिएक्शन था, किसानों का यही रिएक्शन था कि वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात सुने, वो अपने इरादे से टस से मस नहीं होने वाले हैं। और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से ये किसानों का एहतजाज जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर कौमी यकजहती का भी शानदार मुजाहरा देखने में आ रहा है। तमाम मज़हब से बालातर होकर लोग इन किसानों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लंगर का बाकायदा इंतज़ाम यहाँ पर किया जा रहा है और
बहुत ही मुनज़्ज़म तरीक़े से किसानों का ये एहतिजाज अभी तक सामने आया है। आज की ये मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले जो कई दौर की बातचीत हुई थी सरकार के साथ, वो कहीं ना कहीं समरावर साबित नहीं हुई, बेनतीजा ही रही। और अब आगे की क्या हिकमत अमली होती है, इसको तरतीब देने के लिए आज की इस किसानों की मीटिंग को काफ़ी अहम तस्वुर किया जा रहा है। किसान लगातार अपने एहतिजाज में शिद्दत लाने के लिए पुरज़्म हैं और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो फिल्मी अदाकार हैं वो भी इन किसानों की हिमायत में सामने आए हैं। अब धर्मेंद्र ने भी इन किसानों की हिमायत में कहा है कि इनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए आपको बताया कि धर्मेंद्र खुद एक फार्म हाउस जो है वो वहाँ पर वो खेतीबाड़ी करते हैं और अपने आप को वो किसान ही कहते हैं। तो इस मौके पर उनका ये ट्वीट काफ़ी मायने भी रखता है। और इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत सारे जो गुलकार हैं, ख़ास तौर से जो पंजाबी गुलकार हैं, वो भी इन किसानों की हिमायत में सामने आए हैं और तमाम तर जो फ़नकार हैं वो भी कहीं ना कहीं किसानों की हिमायत में सामने आ रहे हैं। तो नाज़रीन, इस अहम ख़बर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, हम आपको पल पल का अपडेट देंगे। एक और अहम ख़बर, माहौलियाती तब्दीली आलमी मसला है। सारी दुनिया के मुमालिक ग्रीन हाउस गैस के अखराज को कम करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों में कार्बन गैस का अखराज कम करने के मामले पर इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला भी चलता रहता है। कल आलमी माहौलियाती सरबराही इजलास से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। पेरिस माहौलियाती मुआहदे के 5 बरस पूरे होने पर यह इजलास हो रहा है। इस बीच वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली रातों रात नहीं हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि ये तब्दीली पिछले 100 साल में हुई है। तारीखी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्कों की वजह से माहौलियाती तब्दीली हुई है। कार्बन के अखराज के लिए अमेरिका, यूरोप और चीन ज़्यादा जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान माहौलियाती तब्दीली के लिए किसी तरह भी जिम्मेदार हरगिज़ नहीं। को 5 साल में क्या क्या किया और दुनिया कहां है, यह मैं बताना चाहता हूं। पहला तथ्य यह है, पहला तथ्य यह है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है। 100 साल जो ग्रीन हाउस गैसेस हवा में छोड़े गए हैं, उसके आधार पे आज की जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट वन थिंग that has resulted because of recent actions. It has the historical actions. And who is historically responsible for? That is this chart. USA has 25% of historical emissions, 400 billion tons. Europe has 22% of historical emissions. China has 13% of historical emissions and India has only 3%. तो भारत केवल 3% हिस्टोरिकल, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। तो इस समस्या को भारत जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार देश के नाते हम इसका जो उपाय करना है उसमें शामिल हुए हैं। एंड वी हैव ओनली 4% ऑफ फ्रेश रेन वाटर रिसोर्सेस। डिस्पाइट ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स, वी हैव 8% ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दुनिया में, देश में जो पर्यावरण पूरक संस्कृति है, उसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी आज 8% है।
और टोटल फॉरेस्ट कवर लगभग 25% दिया गया है। और नाज़रीन, जिस तरह से लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, किसानों की अहम मीटिंग होने वाली है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रवि बिश्रा का। रवि, आप वहां पर मौजूद हैं और लगातार आप तमाम तर किसानों से बात कर रहे हैं। इस वक्त उनकी अहम मीटिंग होने वाली है और इससे पहले नरेंद्र तोमर का बयान भी सामने आ गया है कि सरकार जो है वो समाधान चाहती है, तमाम चीज़ों का हल चाहती है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। क्या कुछ अभी वहां पर नजर आ रहा है किसानों के मूड में? जी, साफ तौर पे बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं और 2 बजे सिंगू बॉर्डर पे एक महत्वपूर्ण बैठक है। कुछ ही देर में ये बैठक शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में तमाम किसान जत्थेबंदी के तमाम शीर्ष नेता आपस में बातचीत करेंगे और आगे की रूपरेखा तय करेंगे। वहीं बात करें तो तमाम लोग मेरे साथ जो बैठे हैं ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या रूपरेखा तय की जाएगी, हाईकमान के द्वारा इनके पास क्या दिशा निर्देश आएंगे और इस लड़ाई को आगे किस तरह जारी रखना है। मेरे साथ बाबा जी हैं, आइए क्या कहना चाहेंगे बाबा जी। अभी वहाँ बैठक चल रही है और बैठक में रूपरेखा तय की जाएगी। प्रस्ताव जो दिए गए वो ठुकरा दिए गए। 3 कृषि कानून ही आखिरी मांग है आप लोगों की, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं पहले तो ये अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विजयकांत झा है। मैं बिहार के मधुबनी जिला से आया हूं और पिछले 15-16 रोज से यहाँ आंदोलन कर रहा हूं इस मैदान में। अभी जो ये आंदोलन चल रहा है वे 3 कानून हैं। अब तो हम समझते हैं कि 5 हो गए हैं, 7 हो गए हैं। तो ये जो कानून है जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, वो हमारे समवयस्क के लोग हैं। तो भाई मोदी जी समवयस्क के लोग हैं तो हमारे सहपाठी हैं, तो हमको तो अधिकार होता है उनको कुछ कभी कह दें तो वो तो ठीक ही रहता है, उनको भी हंसी आएगा, हमारी बात को बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो जो ये 3 कानून पास किए हैं, ये बिढ़नी, एक कहावत है कि बिढ़नी के खोता में ढेला मारना। देश के अंदर में बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिसके लिए उनको कानून लाना चाहिए था। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहला कानून लाना चाहिए था। कमीशन खोरी के खिलाफ कानून लाना चाहिए था। कमीशन खोरी के लिए लाना चाहिए था। देश में सुव्यवस्था कायम हो, देश में अनैतिकता खत्म हो, अराजकता खत्म हो, इसके लिए कानून लाना चाहिए था। दिल्ली के सड़कों पर लोग लूट रहे हैं, इसके लिए कानून लाना चाहिए था। महिलाओं का असमत नहीं, ये बैकग्राउंड में आपको देना चाहता हूँ, ये देना जरूरी है। महिलाओं की असमत लूट रही है, बैंक लूट रहे हैं, इसके खिलाफ कानून लाना चाहिए था। ये उनको करना चाहिए था। रोजगार का अवसर पैदा करना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं करके ये 3 कानून जो उन्होंने लाया, इसकी अभी क्या जरूरत थी? जिस चीज का जरूरत है वो तो करते नहीं है और जिसका जरूरत नहीं है इस कानून को लाने का उनको कोई कारण नहीं था। अगर वो कानून लाए तो हमारे किसान के नेताओं से वो विचार विमर्श करते, जिसके खिलाफ वो कोई कानून लाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, हम किसी को जब मारते हैं तो उसको पहले कहते हैं कि भैया देखो तुम ये काम किए हो तो तुम संभाल जाओ, नहीं तो तुमको मारेंगे। तो हमको कहते कि भाई तुम जो किसान लोग हो सो तुम लोग को हम मारना चाहते हैं तो हम मारेंगे, तुम कुछ नहीं रहे। बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखी बाबा जी। आप बुजुर्ग हैं, मुझसे उम्र में भी ज़्यादा हैं, जानकारी और अनुभव भी ज़्यादा है। मुझे ये बताइए, वो चाह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता निकल जाए, दोनों पक्ष बैठे समाधान निकाले। रास्ता, सड़क, हाईवे बंद है, आयात निर्यात सब कुछ बंद है, आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। एक रास्ता निकले, सब खुश हो जाएं, सब घर चले जाएं, आप भी खुश रहें, सरकार भी खुश रहें। बातचीत कैसे होगी? अब देखिए, हम एक साधारण किसान हैं, हम 1 सेकंड में कह देंगे, हमारी बात हमारे नेता भी मान लेंगे, उनको भी मान लेना चाहिए, तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई बातचीत करने का जरूरत नहीं रहेगा। हमारे पास वो सब है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नज़र में ये चीज़ नहीं है। बड़ी दुख की बात है,
वो तो विनती कर रहे हैं। हाँ, वो विनती कर रहे हैं, लेकिन वो विनती नहीं कर रहे हैं, वे हमें प्रलोभन दे रहे हैं, हमें ठग रहे हैं, किसानों के बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो जाए, अगर वे चाहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल की बात हम लोग सुने, अगर वे चाहते हैं कि लोगों को दिक्कत हो रहा है रोड पर चलने में, सामान आने में, जी। आवागमन में, ये नहीं हो, अगर वो चाहते हैं तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, बोलिए। किसी नेता को जाने का उनके यहाँ जरूरत नहीं है, और न उनको किसी से जरूरत है बात करने का। एक काम उनको आप अपने मीडिया के द्वारा पहुंचा दीजिए कि वे तीनों कानून को वापस बिना किसी से विचार से, बिना किसानों के नेता के विचार से, वे खुद घोषणा कर दें कि भाई हम इस तीनों कानून को वापस ले रहे हैं। उसमें एक शब्द वो उनके लिए जुट जाएगा, जोड़ लें अपने लिए कि अभी हम इस कानून को वापस ले रहे हैं, बाद में किसान के नेताओं से विचार विमर्श के जरूरत होगा तो फिर कानून लाएंगे। अगर वो इतना कह देते हैं तो कानून वापस हो जाएगा। जब कानून वापस हो जाएगा तो हम लोग को कुत्ता काटे हुए हैं, कुत्ता तो काटे नहीं है कि हम यहाँ बैठे रहे। तो लगातार हमारी नजर भी इस अहम मीटिंग पर लगी हुई है। इस सब के बीच में सरकार की तरफ से भी लगातार बयान सामने आ रहा है कि बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। क्या कुछ आगे सरगर्मियां रहने वाली हैं, लगातार हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। रवि मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है। भोपाल नवाबों की नगरी जरूर है, मगर इसकी सभी तारीखी इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं और इमारतों की खस्ताहाली को दूर करने के लिए समाजी तंजीमों के जरिए आवाज़ तो उठाई जाती रही है, मगर हुकूमतों ने कभी इसकी जानिब संजीदा कदम उठाया ही नहीं। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने भोपाल की तारीखी इमारतों की खस्ताहाली को दूर करने को लेकर महकमा आसार कदीमा के कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम और उनके साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेहताब, लगातार हम इस तरह की रिपोर्ट देखते रहे हैं कि जहां पर आसार कदीमा को तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो दिखाई ही नहीं दे रही। अब कम से कम इतना ज़रूर हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने इस तारीखी विरसे को बचाने के लिए आवाज़ उठाई। हाँ, है ना, बता दो, कोई भी काम बेदारी से जुड़ा हुआ हर काम है। जब तक कौम बेदार ना हो, जब तक जो है उसके चाहने वाले बेदार ना हो, हुकूमत बेदार ना हो, तब तक काम नहीं होता है। हुकूमतों को बेदार करना का काम समाजी तंजीमें करती हैं, क्योंकि अगर भोपाल की बात करती है राजधानी, और राजधानी की इससे पहले भी जब रियासती हैदराबाद तब भी राजधानी रही। मैं यहाँ पे मोहसिन देखाऊँ को देखा है कि ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर ये नवाब के ज़माने में सेक्रेटरीट हुआ करता था, और ये सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जिसे बेनज़ीर पैलेस कहते हैं, किस तरह की शिकस्त हालत से दो चार, आप खुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि दूसरी इमारतें यहाँ पर 122 भोपाल में इमारतें तारीखी हैं, उन सब के हालात ऐसे ही हैं। यहाँ पे जमीयतुल उलमा के लोगों ने जो है मुलाकात की आज कमिश्नर से, इससे पहले भी इन लोगों ने मुलाकात की। क्या मुतालबा किया आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए तहरीक चलाई जा रही है कि भोपाल की ऐतिहासिक इमारतों को बचाया जाए, जिसके तहत हमने पहले भी कई बार मेमोरेंडम दिया आसार कदीमा के ज़िम्मेदारों को कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और आज फिर हमने जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए मांग की है कि भोपाल के बुलंद दरवाजे, मकबरे और जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका जो है संरक्षण किया जाए, ताकि भोपाल की खूबसूरती में जो नवाब और बेगमात चार चांद लगा के गए हैं वो बाकी रहे। जी, तो आपने कहा कि आज मौसम जो है हम ये देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में लोग अपने घरों में लिहाफ में हैं, और आप लोग जो है इमारतों की खस्ताहाली को लेकर बारिश के बीच भी निकल गए, इसके लिए क्या हुआ? हमारी फिक्र यही है कि देखिए ये इमारतें पहले से कमज़ोर हो चुकी हैं
और भोपाल में बारिश भी खूब होती है, तो आज ये बारिश का दिन है, इस पे इमारतों पे भी फर्क पड़ता है कि और खस्ता हालत से इमारतें जो हैं और डूबने की कगार पे आ जाती हैं। तो हमने आज ये ख़ास दिन चुना है कि आज के दिन हम जाकर बताएं कि इन इमारतों में पानी चू रहा है, अगर आपने फौरी तौर पर ध्यान नहीं दिया तो ये इमारतें और डूब जाएंगी। इस पर ध्यान देना चाहिए, जिससे भोपाल के नवाबी और पैगामात के पहचान बरकरार रहेगी। और दूसरा ये है कि भोपाल में जो पर्यटन विभाग का जो मामला है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, लोग यहाँ पे दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं हुकूमत को भी फायदा पहुंचेगा अगर इनको दुरुस्त कर देते हैं। हुकूमत को फायदा पहुंचेगा, यहाँ पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जब लोग शहर को देखने के लिए आएंगे तो उनको मालूम होगा कि अगर नवाबों की नगरी है तो विरासत कितनी कीमती है। यकीनन इससे फ़ायदा तो बहुत होगा, क्योंकि बाहर से जो भी पर्यटन आएंगे उससे यहाँ का रोज़गार भी बढ़ेगा और भी काफ़ी। लेकिन अगर ये इमारतें दुरुस्त हो जाती हैं तो, क्योंकि देखिए भोपाल को झीलों की नगरी नहीं बेगमात और नवाबों का शहर भी कहा जाता है, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत इमारतें तामीर करवाई थी, लेकिन देख रेख के अभाव की वजह से ये जर्जर हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं। यकीनी तौर पर बहुत सारी इमारतें गिर चुकी हैं। भोपाल इकबाल मैदान के आसपास जो महिलात शाही कहते हैं उनकी बात की जाए, या दूसरी तारीखी इमारतों की बात करें, वो तारीखी इमारत जहां पर गांधी जी ने राहत मंजिल में क़याम किया था, अल्लामा इकबाल ने क़याम किया था, अब तो उसका वजूद भी नहीं बचा है ना जी। और मेहताब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतनी सारी हुकूमतें आई हैं, लगातार वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की हुकूमत रही है, अपने आप को अक़लियतों का, और ख़ास तौर से अगर हम मुसलमानों की बात करें, इनका बहुत ज़्यादा दम भरने वाली सियासी पार्टियों ने भी अभी तक कुछ नहीं किया। क्या इन सियासी पार्टियों से जवाब तलब नहीं करना चाहिए? देखिए, यकीनी तौर पर जो ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में जो है अवाम को हक है कि वो अपने नुमाइंदों से ये सवाल करे। पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि वहाँ पे अवाम के नुमाइंदे जाते हैं और सवाल करते हैं, और फिर 5 साल के बाद जब इंतखाब होता है, इंतखाबात में जब लोग जाते हैं तो आप एक मंशूर होता है, मंशूर में तमाम चीज़ें एजेंडे शामिल किया जाता है और अवाम सवाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सिर्फ भोपाल की तारीखी इमारतें नहीं, मध्य प्रदेश की जितनी भी तारीखी इमारतें अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इनका कुल बजट जो है 5 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि 5 करोड़ रुपए में जो है भोपाल की इमारत दुरुस्त हो सकती है, ग्वालियर की हो सकती है, या होलकर की हो सकती है, या दूसरे शहरों की बात करें तो उनकी एक इमारत भी ठीक नहीं हो सकती। और इतने बड़े स्टेट के लिए अगर इतना कम बजट रिजर्व मुख्तस किया जाता है तो अंदाजा किया जा सकता है कि हुकूमतें अपनी विरासत को बचाने के लिए कितनी संजीदा है। हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। सयाहत की जब हम फ़रोग की बात करते हैं तो सयाह जो आते हैं तो देखना चाहते हैं कि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ पर तारीखी विरासत क्या है, उनका फ़न तामीर क्या है। और भोपाल की जब बात करते हैं तो मैं बताऊँ, फ्रांस के बाद इंडो फ्रेंच आर्किटेक्ट का जो बेहतरीन नमूना है वो भोपाल के इकबाल मैदान में है, लेकिन वो इमारतें भी एक एक करके शिकस्ता होकर गिर रही हैं। और ये संजीदगी जो हम देख रहे हैं कि जमीयत उलमा ने जो है दिखाई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि भोपाल बेगम साहब भोपाल के नाम से कुछ खवातीन जो है इसको लेकर निकली थी, 3 दिन पहले न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी। उनकी भी संजीदगी जो है कोशिश यही है कि हुकूमत किसी तरह से बेदार हो और विरासत को संभालने का काम करे, क्योंकि विरासत जब आएगी उसका संवारेंगे तो विरासत में सभी तहजीबों के जो है जो संगम देखने को मिलता है वो सब महफूज हो सकेगा। मेहताब, आपके साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे क्या हम ये जान सकते हैं कि अगर ये बात उनकी ऐवानों तक नहीं पहुंची या वहां नहीं सुनी गई तो क्या अपनी विरासत को बचाने की ये लड़ाई ये लोग आगे भी ले जाएंगे? हाँ है ना, हम बता दें जिस तरह से जमीयत उलमा के लोग हमारे साथ हैं। जमीयत उलमा ने जब इकबाल मैदान की खबर पिछले महीनों में न्यूज़ 18 ने दिखाई थी तो हुकूमत ने तवज्जो दी, तो जमीयत उलमा ने उसमें अवामी ताउन से उसको जो है रिनोवेट करने का काम शुरू किया था। इस वक्त जो है जब आपको याद होगा कि 19 अक्टूबर को भोपाल के इकबाल मैदान में आरिफ मसूद ने जो एहतजाज किया था, वहाँ पर पूरी तरह से पूरी छावनी बना दी गई। तो इकबाल का जो मौका आया तो ये लोग जो चाहते थे, लेकिन इनको मना कर दिया गया कि जब तक यहाँ पर पुलिस मौजूद है आप कोई काम मत कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिए। जी बताइए, आपने अवामी ताउन से आप लोगों ने काम शुरू किया? जी बिल्कुल, हमने जो है इकबाल मैदान में काम शुरू किया था और कई पत्थर वहाँ लगाए गए जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से। और अभी कुछ माहौल ऐसा चल रहा था कि हमें वो काम रोकना पड़ा। इंशाल्लाह इस माहौल के बाद हम वो काम फिर शुरू करेंगे। इसके अलावा जमीयत उलमा के ज़रिए जो है नवाब सिद्दीक हसन खां मकबरे को दुरुस्त किया गया। अभी नवाब बेगम शाहजहां बेगम के मकबरे को दुरुस्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों से बन पड़ेगा हम लोग करेंगे कोशिशें।
और हम हुकूमत मध्य प्रदेश और आसार कदीमा से भी मुतालबा करते हैं कि वो लोग भी ध्यान दें ताकि इन चीज़ों को बचाया जा सके, क्योंकि सिर्फ जमीयत उलमा के करने से तो मुमकिन नहीं है कि ये हो, पर हमारी कोशिशें जारी हैं। और दूसरा, हम आपके चैनल के माध्यम से भोपाल की आवाम से भी मुतालबा करते हैं कि वो भी इन चीज़ों की तरफ बेहतर हों, उनको डुबाने की कोशिश ना करें, बचाने की कोशिश करें। जी मेहताब, तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि क्या इनकी ये कोशिशें आगे कामयाब होती हैं या फिर इन्हें अवाम के साथ आगे आना होगा। मेहताब, आपका और आपके साथ तमाम जो खास मेहमान हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, मौलाना साद के खिलाफ एनआईए की जांच की अपील मुस्तरद कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अपील मुस्तरद की है। जांच एनआईए को मुंतकिल करने की अपील की गई थी। आपको बताएं कि तबलीगी जमात के मौलाना साद के खिलाफ चल रही है ये जांच और एनआईए की जांच की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। खबरों में इतना ही। आदाब।